अगर आप अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा इनकम कमाने का हर छोटा कदम भी लीगल रिस्क बन सकता है, खासकर तब जब साइड वर्क छोटा लगे लेकिन इमिग्रेशन रूल उससे एम्प्लॉयमेंट मानता हो। आज ये वीडियो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेगा। हम आपको समझाएंगे H-1B होल्डर्स के लिए साइड इनकम पर एक्चुअल रूल्स क्या कहते हैं, टेक्सास जैसे राज्यों में होम किचन विवाद क्यों उठा, H-4 होल्डर्स के राइट्स क्या हैं, कौन सी इनकम लीगल मानी जाती है और इंडियंस को प्रैक्टिकल लेवल पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वीजा स्टेटस सुरक्षित रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक पर। अमेरिका का H-1B वीजा स्ट्रिक्टली एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क ऑथराइजेशन देता है। इसका मतलब क्लियर है, जिस एम्प्लॉयर ने पिटिशन फाइल की है वर्कर सिर्फ उसी रोल और उसी जॉब डिस्क्रिप्शन के तहत काम करता है। इमिग्रेशन सिस्टम साइड वर्क को कैजुअल अर्निंग नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी मानता है, इसीलिए फ्रीलांसिंग, उबर या डोरडैश चलाना, पेड कंसल्टिंग, पेड कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग सर्विसेज देना या होम बेस्ड केटरिंग जैसे काम USCIS की नजर में अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट बन सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि छोटा होम किचन या वीकेंड सर्विस हार्मलेस है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क एक्टिविटी की नेचर को भी देखता है, इनकम की अमाउंट को नहीं। टेक्सास में जो होम किचन कंट्रोवर्सी सामने आई है उसने दो अलग अलग लेयर्स हमें दिखाई हैं, इमिग्रेशन कंप्लायंस और लोकल फूड सेफ्टी लॉज। स्टेट लेवल रूल्स, खासकर कॉटेज फूड लॉज अक्सर लिमिटेड फूड कैटेगरीज की ही अनुमति देते हैं और हॉट मील केटरिंग आमतौर पर रेगुलेटेड कमर्शियल सेटअप मांगती हैं। अगर कोई H-1B होल्डर ऐसी सर्विस देता है तो वो सिर्फ लोकल परमिट वायलेशन नहीं बल्कि वीजा कंडीशन ब्रीच भी हो सकता है। इमिग्रेशन एनफोर्समेंट में इंटेंट नहीं कंप्लायंस देखा जाता है, यानी साइड हसल भी लीगल वायलेशन बन सकता है। आप समझते हैं लीगल इनकम क्या मानी जाती है। H-1B होल्डर्स पैसिव इनकम कमा सकते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रेंटल इनकम, बशर्ते उसमें एक्टिव मैनेजमेंट या रेगुलर सर्विस इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर एक्टिविटी में टाइम कमिटमेंट, सर्विस डिलीवरी, मार्केटिंग, क्लाइंट डीलिंग या फिर ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट है तो USCIS उसे एम्प्लॉयमेंट मान सकता है। यही वजह है कि ऑनलाइन मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सर्ड कंटेंट या पेड डिजिटल सर्विसेज भी ग्रे जोन में आ सकते हैं अगर वो एक्टिव अर्निंग मॉडल बन जाए। H-4 वीजा होल्डर्स की स्थिति अलग हो सकती है, जिनके पास वैलिड EAD यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है, वो लीगली बिजनेस चला सकते हैं या जॉब कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लोकल लाइसेंसिंग, टैक्स रूल्स और बिजनेस कंप्लायंस का पूरा ध्यान देना होता है। बिना EAD के H-4 होल्डर्स को एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी की अनुमति नहीं है, चाहे वो होम बेस्ड ही क्यों ना हो। इंडियंस के लिए ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैमिली बेस्ड साइड इनकम की प्लानिंग अक्सर इमिग्रेशन रिस्क बना देती है। प्रैक्टिकल लेवल पर इंडियन प्रोफेशनल्स को 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी है। पहला, कोई भी अर्निंग एक्टिविटी शुरू करने से पहले इमिग्रेशन अटॉर्नी या फिर क्वालिफाइड एडवाइजर से क्लैरिफाई कर लें क्योंकि रूल्स एक्टिविटी स्पेसिफिक होते हैं। दूसरा, लोकल स्टेट लॉज, परमिट्स और टैक्स कंप्लायंस को इग्नोर ना करें क्योंकि वीजा वायलेशन अक्सर लोकल रूल ब्रीच से ट्रिगर होता है। तीसरा, ऑनलाइन एड्स, व्हाट्सएप प्रमोशंस या सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एविडेंस बन जाते हैं आप एक्टिव एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। इसके लिए इंडियन वर्कर्स के लीगल राइट्स भी समझना जरूरी है। H-1B होल्डर्स को फेयर वेजेस, वर्क प्लेस प्रोटेक्शन और एम्प्लॉयर कंप्लायंस का अधिकार मिलता है, लेकिन वीजा टर्म्स का पालन उनकी जिम्मेदारी भी होती है। अगर एम्प्लॉयर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या जॉब रोल वायलेट हो रहा है तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और USCIS कंप्लेन मैकेनिज्म मौजूद है, यानी राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस दोनों साथ चलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है? अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।